स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the next part. That is part 4 of the Marathas. अभी तक हम लोगों ने मराठास का जो बेसिक चीज़ है या फिर बेसिकली एक बैकग्राउंड जो उसको अच्छे खासे तरीके से कवर अप करके रखा हुआ था. वी हैड सीन फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज हाउ मराठास एग्जैक्टली इवॉल्व. फिर हम लोगों ने पेशवाज भी अच्छा खासा इलेबोरेटली कवर अप करके रखा हुआ है. एंड पेशवाज में अल्टीमेटली हमने देखा था 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के फिर रिपरकशंस पेशवास के लिए क्या हुआ वो. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज पार्ट 4. आज के टॉपिक में वी आर गोइंग टू सी अ ब्रीफ ऑन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके ऊपर मीन्स में कोई ना कोई तो सवाल आ सकता है. एंड आफ्टर विल एंटर इनटू एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट. एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट में फर्स्ट बैटल आज कवर अप करेंगे, सेकेंड बैटल, थर्ड बैटल, एंड आफ्टर जो एनालिसिस है रिलेटेड टू द डाउनफॉल ऑफ मराठास उसको फिर हम लोग कल के लेक्चर में कवर अप करेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस एस्पेक्ट नाउ. पार्ट 4 दैट इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास. इसमें पहले तो पेशवास का एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर थोड़ी बहुत बातें करेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. हमने एंशिएंट में भी मीडिएवल में भी एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट के ऊपर इलेबोरेटली फोकस करके रखा हुआ था. एंड दैट्स व्हाई पेशवास एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ एज फार एज पेशवास एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, देन यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेशवास इज बिट कॉम्प्लिकेटेड. पेशवास दे आर एक्चुअली वी कैन से फाइनेंस मिनिस्टर, लेटर ऑन टर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा एम्पेरर शाहू महाराज. तो शाहू महाराज वॉज एक्चुअली एम्पेरर ऑफ मराठा एंड शाहू महाराज ने सुजराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी थी मुगलों की. ये भी हम लोग देख चुके हैं कि शाहू महाराज वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन 1707 एंड 1707 में रिलीज करने के बाद ही वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडेड चौथ ऑफ सरदेशमुखी एंड आफ्टर इवन सरदेशमुखी चौथ ऑफ दक्खन एंड आफ्टर इवन सरदेशमुखी ऑफ दक्खन बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1719. तो ये एक रफ आइडिया आपको हमेशा ही लगानी है कि पेशवाज आर इवन तो दे आर डी फैक्टो रूलर, उनके ऊपर शाहू महाराज, उनके ऊपर मुगल्स बैठे हुए हैं. एंड दिस इज अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट मराठाज हैड डेवलप फॉर देमसेल्फ ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम. इसमें आपको वही समझना पड़ेगा कि डिस्पाइट एक्सेप्टिंग सुजराइनिटी ऑफ मुगल हाउ मराठास कैन गो अगेंस्ट मुगल. तो ये उस जमाने का पॉलिटिक्स हुआ करता था. अगर मुगल के खुद अपने मिलिट्री कमांडर मुगलों के अगेंस्ट जा रहे हैं, पेशवास तो एक आउटसाइड एंटिटी थी जिनके ऊपर बैठे हुए शाहू महाराज ने एक नॉमिनल सुजराइनिटी मुगलों की एक्सेप्ट करके रखी थी. एंड दैट्स व्हाई दे कुड गो अगेंस्ट मुगल एवरी नाउ एंड देन. हाउएवर पेशवास वर द एक्चुअल रूलर ऑफ मराठा बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम. And we had seen that how throne passed from the Bhosle family into the hand of the Peshwas by Treaty of Sangola. Sangola agreement हुआ था 1749 and via Sangola agreement, Shahu Maharaj on his deathbed ultimately transferred all power in the hand of Peshwas. But फिर भी सबसे पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा कि relationship of Mughal and Maratha इसमें पहले से हमको दिखाई देता है कि कॉर्डियलनेस हमेशा से बना हुआ है. इनफैक्ट शिवाजी महाराज के टाइम पे भी हम लोगों ने ये चीज़ देख के रखी थी कि शिवाजी महाराज ने 1647 से लेके 1666 में मल्टीपल टाइम्स पे औरंगज़ेब के साथ हाथ मिलाने की कोशिशें भी करके रखी हुई थी. एंड अल्टीमेटली फिर आगरा का डेयरिंग एस्केप एंड देयर आफ्टर शिवाजी महाराज साउथर्न कैंपेन एंड देयर आफ्टर औरंगज़ेब्स प्री ऑक्यूपेशन विथ काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस. ये मुगल्स हम लोगों ने मीडियल इंडिया में कवर अप करके रखा हुआ था. हाउएवर बाय दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम पेशवास के अंदर वही वाला एक कॉर्डियलनेस वापस से आता हुआ हमको दिखाई दिया है. हमने पहले भी देखा था कि ऑलमोस्ट 27 ईयर्स के लिए औरंगजेब वॉज सिटिंग इन दक्खन फ्रॉम 1681 टू 1707 एंड ऑलमोस्ट 27 ईयर्स के लिए दक्खन वॉज अ वॉर फील्ड. एंड दैट्स व्हाई बाय 1707 ईच एंड एवरी साइड हैड एक्सेप्टेड दैट कंसेंशुअल पोजीशन. क्या तो ऑब्वियसली हम लोगों को अब सुलह के ऊपर जाना है, पीस प्रॉस्पेरिटी के ऊपर जाना है. दैट्स व्हाई इवन मराठास वर रेडी टू रिकंसाइल विद मुगल. औरंगजेब हैड डाइड. औरंगजेब्स डेथ हैड प्रोवाइडेड दैट काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू मुगल एंड मराठा कि थॉ शॉल बी देयर पीसफुल प्रॉस्पेरियस रिलेशन दैट शॉल बी देयर. एंड दैट्स व्हाई ये सबसे पहला एंगल है कि मुगल सुजराइनिटी इन्होंने एक्सेप्ट करके रखी थी. एंड शाहू महाराज हैड एक्सेप्टेड मनसब ऑफ 10,000 फ्रॉम मुगल एम्पेरर फारूक सियार. मनसबदारी सेटलमेंट भी हमने देखा था और मनसबदारी में हमने इलेबोरेटली देखा था कि 10,000 इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट काइंड ऑफ द मनसबदारी दैट कैन बी ऑफर्ड बाय मुगल्स टू एनी हिंदू मिलिट्री कमांडर. एक ज़माने में इतनी ही मनसबदारी इवन मानसिंह को ऑफर की गई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर. अकबर के टाइम पे 5,000 का एक अपर लिमिट लगा के रखा था मनसबदारी में
5000 से अबो की मनसबदारी अगर आपको चाहिए, देन यू नीड टू बी वेरी क्लोज एंड पर्सनल टू एम्परर। यूजुअली 5000 प्लस मनसबदारी सिर्फ और सिर्फ रॉयल ब्लड को दी जाती थी, प्रिंसेस को दी जाती थी, शहजादाओं को दी जाती थी। हाउएवर बहुत सारे मराठा एज वेल एज राजपूताना मिलिट्री कमांडर के पास ये नंबर रहा है। कुछ नोटेबल प्रेजेंस अगर देखेंगे तो मानसिंह का नाम हम ले सकते हैं हम लोग। इवन मिर्जा राजे जय सिंह, जिनको दक्खन में शिवाजी महाराज को कैप्चर करने के लिए भेजा था, ही ऑल्सो हैड 10,000 की मनसबदारी ड्यूरिंग हिज करियर। एंड आफ्टर इवन शाहू महाराज, जिनके पास 10,000 की मनसबदारी थी। एंड आफ्टर हेड ऑफ मराठा एम्पायर तो हमेशा राजा शाहू महाराज ही थे, तो ही हैड दैट टाइटल छत्रपति। एंड आफ्टर पेशवा जो है उनके सबऑर्डिनेट थे। तो ये वाला एंगल अभी मैंने आपको बता के रखा था। एंड पेशवा वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द अष्टप्रधान काउंसिल। अष्टप्रधान काउंसिल, अष्टप्रधान मंडली इज बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ छत्रपति। छत्रपति पहले शिवाजी महाराज अब शाहू महाराज है, तो उनके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इनकी पोजीशन पेशवास की इनिशियल लेवल पे फाइनेंशियल मिनिस्टर हुआ करती थी। लेटर ऑन दे बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज पंत प्रतिनिधि। तो फाइनेंशियल मिनिस्टर एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों टाइटल आप इनके लिए यूज कर सकते हो ऑफ द एंटायर एम्पायर। तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द रिलेशनशिप विथ मुगल। इसको बस ऊपर ऊपर से याद रखना, बिकॉज सवाल मुझे नहीं लगता यहाँ से प्रीलिम्स में कोई आएगा तो मीन्स में ही आएगा। एंड मीन्स में दिस मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट। नाउ रही बात सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इवन दो कैपिटल वॉज एट दी सातारा, Satara was the actual capital of Maratha Empire by this period of the time. Satara was the seat of Chhatrapati Shahu Maharaj. छत्रपति शाहू महाराज जो है सातारा में बैठ के रूल कर रहे थे। However, the actual seat of power was Pune. एंड पूना में पेशवास का सेंटर हुआ करता था। हमने देखा भी था कि कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सातारा टू पूना इन 1749 आफ्टर ट्रीटी ऑफ सांगोला। एंड पूना में फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, तो अगेन इन डिटेल तो नहीं जाना है, बट पूना के एडमिनिस्ट्रेशन में हमको वही पता, बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज देखने कि सबसे पहले हुजूर दफ्तर वाज देयर। हुजूर दफ्तर इज बेसिकली द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर एम्पायर सिंस पेशवा वर पंत प्रतिनिधि और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर वी कैन से, तो उनका जो ऑफिस था उसको दफ्तर बोलोगे तो हुजूर दफ्तर ये है। एंड हुजूर दफ्तर में दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हम लोगों को दिखाई देते हैं, एक है अल बेरीज दफ्तर एंड दूसरा है चालते दफ्तर। एज फार एज अल बेरीज दफ्तर इज कंसर्न, एज द नेम सजेस्ट अल बेरीज, बेरीज का मतलब क्या होता है, देन ऑब्वियसली प्लस माइनस जो आप करते हो तो उसको आप बेरीज बोलोगे। तो बेरीज दफ्तर में क्या होगा, फिर सारा का सारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को दिखाई देता है कि स्टेट का जो लेखा जोखा है, बैलेंस, इनकम एक्सपेंडिचर, वो संभाला जाता था। एंड ये अल बेरीज दफ्तर के नीचे चालते दफ्तर हुआ करता था। चालते दफ्तर इज बेसिकली द पर्सनल अकाउंटेंट और पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ पूना। अल्टीमेटली ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी कि पेशवास के पास जो है पूना की टेरिटरी हुआ करती थी, एंड वो पर्टिकुलर टेरिटरी उनकी खुद की थी। एंड ये टेरिटरी का जो दफ्तर होगा वो चालते दफ्तर, इसका एक हेड था फडणवीस। एंड चालते दफ्तर के अलावा फिर एक क्या था, अलबेरीज दफ्तर, जो हुजूर दफ्तर के अंडर आता था। एंड ये अलबेरीज दफ्तर पूरे एम्पायर का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। सिंस दे वर एक्चुअली द फाइनेंस मिनिस्टर, तो दैट्स अलबेरीज दफ्तर, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट दफ्तर है। पेशवा खुद इस दफ्तर के हेड भी हुआ करते थे, और ये दफ्तर के थ्रू पूरे मराठा एम्पायर का फाइनेंस मैनेज भी होता था। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बस ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अंडर आफ्टर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो शिवाजी महाराज के टाइम पे चल रहा था, और हमने देखा हुआ भी था कि इवन शिवाजी महाराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट वाज बाय एंड लार्ज बेस्ड अपॉन व्हाट, देन इट वाज बाय एंड लार्ज बेस्ड अपॉन मुगल दक्खनी सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम लोग को सूबेदार या फिर सूबा भी दिखाई देता है, सरकार है, परगना है, एंड विलेज। विलेज को बस ये लोग क्या बोलेंगे, तो तरफ बोलेंगे। तो ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न हमको दिखाई देता है कि सूबा, सरकार, परगना, एंड देयर आफ्टर तरफ। इसके साथ साथ सूबे का हेड एक सूबेदार भी हुआ करता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक सर सूबेदार भी हमको दिखाई दिया। तो सूबा के ऊपर वाला यूनिट था, कुछ बड़े बड़े प्रोविंसेस होंगे जैसे खानदेश, गुजरात, एंड देयर आफ्टर कार्नाटिक, जो बाय एंड लार्ज पेशवा बाजीराव ने कैप्चर करके रखे थे। तो बड़े प्रोविंसेस के ऊपर इन्होंने सर सूबेदार भी अपॉइंट किए थे। सर सूबेदार टाइटल इवन वॉज अवेलेबल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज एंड अर्ली पीरियड ऑफ शाहू महाराज। और हमने देखा भी था कि इवन द फाउंडर ऑफ द हेरिडिटरी पेशवाशिप बालाजी विश्वनाथ 1712 में जो पेशवा बने थे, ही वॉज एक्चुअली सर सूबेदार ऑफ पूना। तो शिवाजी महाराज के टाइम से हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दिखाई दिए लोवेस्ट लेवल पे तरफ। उनके ऊपर जो है बेसिकली ये दैट इज परगना, उसके ऊपर है सरकार, सरकार के ऊपर सूबा, एंड सूबे का एक हेड होगा सूबेदार।
सूबा के ऊपर अल्टीमेटली जो बड़े बड़े प्रोविंसेस होंगे तो उसको आप बोलोगे सर सूबेदार। सर सूबेदार जो है एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था बड़े प्रोविंसेस का। एंड सर सूबेदार को असिस्ट करने के लिए फिर मामलतदार वॉज देयर। मामलतदार जो है बेसिकली उसके साथ साथ कामविजदार वॉज ऑल्सो देयर। एंड मामलतदार कामविजदार ये लोकल लेवल पे सर सूबेदार को असिस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हुआ करते थे जिनके पास सर्टन सिविल मिलिट्री पावर हुआ करती थी। रेवेन्यू असेसमेंट जो है वो मामलतदार का स्फीयर था एंड मामलतदार वॉज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द विलेज चीफ। विलेज में फिर मल्टीपल ऑफिशियल हमको दिखाई दिए है, पटेल हो सकते हैं, पाटिल हो सकते हैं, महात्रेज हो सकते हैं, देशमुख भी हो सकते हैं या फिर देश पांडे भी हो सकते हैं। दिस मल्टीपल ऑफिसेस एट विलेज लेवल वर ट्रांसफरेबल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज, बट लेटर ऑन पेशवाज ने इनको हेरिडिटरी कर दिया था। दैट्स वाई ब्रिंगिंग द फेडरलिस्टिक एलिमेंट इनटू द एंटायर पेशवाशिप। और ये फेडरलिस्टिक एलिमेंट की वजह से हमने देखा था कि बैटल ऑफ पानीपत में इनकी हार भी हुई थी। कमांड सिस्टम जो होता है, चेन ऑफ कमांड, वो सारा कोलैप्स भी हुआ था, जिसके ऊपर अब हमने पहले ही डिस्कशन करके रखा हुआ है। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वी कैन से कि इनिशियल लेवल पे इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल्स थे वो। एंड आफ्टर टैक्सेशन के ऊपर भी हमने बात की थी कि मराठास को दो इंपॉर्टेंट टैक्सेशन थे, दैट इज चौथ एंड सरदेशमुखी। चौथ एंड आफ्टर सरदेशमुखी हमेशा से इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहा है। इनके ऊपर हम लोगों ने मराठास शिवाजी महाराज की बात की थी, तब देखा था इट वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ शिवाजी महाराज। क्या प्रॉब्लम था कि इनकी जो आर्मी थी वो अग्रेरियन आर्मी थी। एंड अग्रेरियन आर्मी जब आपके पास रहेगी तो उनके ऊपर आप बेसिकली रेवेन्यू या फिर टैक्सेशन नहीं लगा पाओगे। तो एग्रीकल्चरल रेवेन्यू फॉर शिवाजी महाराज वॉज ऑलवेज बेसिकली नॉट सो गुड वी कैन से। एंड दैट्स व्हाई शिवाजी महाराज ने ये दो इंस्ट्रूमेंट बना के रखे थे। एक था बेसिकली चौथ। चौथ का मतलब क्या है कि मैं अपने से बाहर वाली टेरिटरी, दैट इज आउटसाइड टेरिटरी पे रेड करेंगे। आउटसाइड टेरिटरी पे रेड करके अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, वहां से ट्रिब्यूट वसूलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। इसके वजह से डर का माहौल बनेगा, आतंक का माहौल बनेगा। एंड आफ्टर विल डायरेक्टली थ्रेट टू द आउटसाइड टेरिटरी कि हम लोग आपके ऊपर रेड डालेंगे। एंड अगर आपको रेड नहीं चाहिए तो 25% ऑफ योर एनुअल इनकम जो है आप हम लोगों को एज अ ट्रिब्यूट दे दो। तो दैट वॉज बेसिकली चौथ। एंड आफ्टर फिर हम लोगों को दिखाई देता है सरदेशमुखी। व्हाट इज सरदेशमुखी? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि महाराष्ट्र के जो विलेजेस है, ये विलेज में बेसिकली देशमुख बैठा हुआ है। देशमुख इज बेसिकली हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड। देशमुख हो सकता है, देश पांडे हो सकता है, पाटिल हो सकता है, पटेल हो सकता है, महात्रे हो सकता है, वॉट एवर इट इज। ये सारे लोग जो है हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड हुआ करते थे लोकल लेवल पे। एंड यही का अल्टीमेटली जो पीजेंट है वो शिवाजी महाराज का बैकबोन हुआ करता था, या फिर पीजेंट आर्मी जो शिवाजी महाराज की हुआ करती थी। सिंस ये पीजेंट आर्मी के ऊपर शिवाजी महाराज सेंटर से डायरेक्ट टैक्सेस नहीं डाल पा रहे थे, तो उन्होंने अल्टीमेटली हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड के ऊपर टैक्सेस लगाने चालू किए। शिवाजी महाराज डिक्लेयर्ड कि नाउ लैंड बिलोंग्स टू मी, तो आई एम द ट्रू लैंडलॉर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड। एंड इन दैट कैपेसिटी यहाँ पे बैठे हुए जो हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड है, ये लोग कोई ना कोई तो टैक्सेशन वहाँ पे लगा रहे, तो वो अपना टैक्सेशन लगाए। एंड जितना इनकम वो जमा करेंगे उसका 10% जो है एज अ सर देशमुख। सर देशमुख मतलब आई एम द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड नाउ, तो एज अ सर देशमुख हमको 10% जो है देंगे। इन नटशेल बस इतना ही याद रखो कि सर देशमुख वॉज अ टैक्स दैट वॉज लिवाइड ऑन देशमुख विथ इन टेरिटरी, एंड ये 10% का हुआ करता था। चौथ वॉज अ टैक्स और रेवेन्यू दैट वॉज कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द टेरिटरी, और ये 25% का हुआ करता था। एंड फर्दर ये पर्टिकुलर टैक्सेशन भी डिवाइड होते थे। जैसे हमने देखा था कि इवन सल्तनत के टाइम पे भी जब आप कोई भी टैक्सेशन या फिर ट्रिब्यूट वसूलेंगे देन उसको डिवाइड किया जाता था। मैंने आपको एक चीज़ बताया कि भी रखी थी, दैट इज खाम्स। ये खाम्स काफ़ी सिग्निफिकेंट था। खाम्स मतलब क्या है कि अगर आपने कहीं पे बेसिकली रेड की, तो रेड के बाद आपको ट्रिब्यूट मतलब लूट मिलेगी, तो रेड का अमाउंट जो है डिवाइड होता था। यूजुअली 80% जो है ये किसके पास जाएगा, तो 80% आर्मी के पास जाएगा। एंड आफ्टर 20% जो है वो सुल्तान के पास जाएगा, मतलब सुल्तान का पर्सनल इनकम वो रहेगा। तो 80-20% में इवन सल्तनत के टाइम पे ही लूट जो है आर्मी एंड आफ्टर लोकल लोगों में सुल्तान में डिवाइड की जाती थी। मराठास में भी वही था। बस इसको थोड़ा सा याद रखोगे कि जितना भी चौथ से रकम आएगा तो इट वॉज डिवाइडेड इन बाप्ती, और 25% जो राजा के लिए जाएंगे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एंड आफ्टर राजा शाहू महाराज, उनके पास ही जाएगा। सरहोत्र, सरहोत्र का मतलब क्या होता है, 6% जो पंत सचिव को मिलेगा। नागदुगा जो है 3% जो बेसिकली किंग के डिस्क्रेशन पे रहेगा। एंड मोकासा, मोकासा मतलब 66% जो है ये मराठा सरदार एंड आफ्टर मराठा आर्मी मैन के बीच में जो है डिवाइड की जाएगा।
तो यूजुअली यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है 33-34% एंड 66% जो डिवाइड होगा। 34% सेंट्रल लेवल पे जाएगा, 66% है आर्मी में बांटा जाएगा। सल्तनत में भी वही होता था, 80% आर्मी, 20% सुल्तान, वही यूजुअली जो है क्राइटेरियाज थे। एंड सेम वॉज फॉर सरदेशमुखी। सरदेशमुखी का भी सेम ही आपको दिखाई देगा कि सरदेशमुखी की अगर हम लोग बात करते हैं कि सरदेशमुखी में भी 65% जो है किस में दिया जाएगा, तो 65% जो है बांटा जाएगा किस में, तो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल लोगों में। जागीर सिस्टम इनमें भी चला करती थी, बहुत जगह पे जागीर, सरंजाम ऐसे जो लैंड है उसका ग्रांट शिवाजी महाराज ने देके रखा हुआ है। बट इन एनी केस अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन में चौथ सरदेशमुखी के ऊपर से याद रखना है, दिस आर व्हाट, देन सोर्स ऑफ इनकम। तो ये सोर्स ऑफ इनकम जो है बेसिकली मराठास के लिए काफी सिग्निफिकेंट रहा है, even under Shivaji Maharaj and thereafter Peshwas too. So I hope it is quite clear कि as far as these two particular angles are concerned, that is चौथ एंड सरदेशमुखी क्या है हमने पहले भी देखा हुआ था, आज बस हम लोगों को थोड़ा सा इलेबोरेट जाके इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तो एटलीस्ट ये टर्मिनोलॉजीज याद रखो, बिकॉज अगर हो सकता है तो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम से भी बन सकता है। तो दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ऊपर से ही समझना है, इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मराठा का प्रिसाइजली पेशवा का एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ही बड़ा है। बट इन एनी केस थोड़ा फिर एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉम 1707 सिंस द टाइम पीरियड ऑफ शाहू महाराज अराइवल, वहाँ से लेके 1761 में देयर वाज एन असेंडेंस इन मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर जो एक ज़माने में सिर्फ दक्खन का एक नॉर्मल एम्पायर था, वो अब एक पैन इंडियन एम्पायर बन चुका है। एंड 1761 में फाइनली हमको दिखाई देता है कि एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस हॉल्ट हुआ बिकॉज ऑफ दैट अननेसेसरी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यानी अननेसेसरी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद वाला सिनेरियो अब हम लोगों को डेवलप करना है, दैट इज एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट। फाइनली मराठा जैसे ही कोलैप्स हुए, तो कोलैप्स होने के बाद मराठास के अंडर हमको वही दिखाई देता है, ब्रिटिशर्स अराइज हुए एंड मराठास के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना इन्होंने चालू कर दिया। तो उसी के ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे अभी, दैट इज एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट। तो as far as Anglo-Maratha conflict is concerned, there were total 3 warfare in between them. टोटल 3 वॉरफेयर में हम लोग को दिखाई देता है कि फर्स्ट वॉरफेयर छोड़ के सेकेंड एंड थर्ड में मराठास हारे ही है। फर्स्ट वॉरफेयर भी बाय एंड लार्ज स्टॉलमेट पे ही था, क्लियर कट विक्ट्री मराठास को एज सच नहीं मिल पाई। एंड आफ्टर धीरे धीरे करके वी कैन क्लियरली सी जो डिवाइडेड हाउस ऑफ मराठास है उसको इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स ने मराठा एम्पायर को कैप्चर भी कर लिया। एंड ये सारी प्रोसेस अगर किसी ने चालू की हो गई तो बॉम्बे गवर्नमेंट ने ही चालू की। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स में हमने पहले ही देख के रखा हुआ है, अराइवल ऑफ यूरोपियन एंड आफ्टर ब्रिटिशर्स इन बंगाल। तभी से हम लोग देख रहे हैं कि एक बॉम्बे प्रोविंस है, एक बंगाल प्रोविंस है, एंड आफ्टर एक मद्रास प्रोविंस है। मद्रास एंड आफ्टर बंगाल प्रोविंस में क्लाइव का राज चल रहा था एंड क्लाइव के थ्रू यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में हमको दिखाई भी देता है देयर वाज यूनिफॉर्मिटी। बॉम्बे गवर्नमेंट वाज ऑलवेज बाय एंड लार्ज अलूफ गवर्नमेंट, इनका एज सच बंगाल एंड आफ्टर मद्रास से कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। एंड दैट्स व्हाई आफ्टर लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ द क्लाइव एंड बंगाल, बॉम्बे गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर उन्होंने वही सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, सेम पॉलिसी, इंटरफेरेंस इनटू द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल रूलर एंड उसके साथ साथ द कैप्चरिंग ऑफ द रेवेन्यू एज वेल एज ट्रेजरी ऑफ द लोकल रूलर, ये वाली पॉलिसी हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। कहाँ पे, तो बॉम्बे में अडॉप्ट करेंगे, और वी कैन से पूना दैट इज पेशवाज में ये वाली सिस्टम हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट इज बॉम्बे गवर्नमेंट जिन्होंने अब इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ मराठास उसमें इंटरफियर करना चालू कर दिया। एंड ये बॉम्बे गवर्नमेंट ने जैसे इंटरफियर करना चालू किया, देन हम लोग को दिखाई देता है कि इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉरफेयर। ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉरफेयर एक्चुअल में हमको दिखाई देता है 1775 में चालू हुआ, बट उसके पीछे थोड़ा सा एक ब्रीफ सिविल वॉर मराठास में एमर्ज हुआ है। ये सिविल वॉर कब चालू हुआ, तो ये सिविल वॉर सबसे पहले 1761 में ही चालू हुआ, व्हेन पेशवा बालाजी बाजीराव डाइड। बालाजी बाजीराव जाने के बाद उनका सगा छोटा भाई जिंदा था, दैट इज रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव वॉज बेसिकली सगा छोटा भाई ऑफ बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव के जाने के बाद बाजीराव का बेटा दैट इज माधव राव, ही बिकेम द नेक्स्ट किंग। एंड माधव राव वॉज एन एबल बॉडी कमांडर 1772 तक, दैट इज 1761 से 1772 तक माधव राव वॉज द पेशवा। एंड माधव राव के अंडर जितना भी लॉस्ट ग्लोरी है मराठा का वो रीगेन हो गया था। एंड इनफैक्ट माधव राव ने बिफोर डाइंग 1770s में रेड भी मारे थे पंजाब के ऊपर, तो पंजाब तक का एरिया वापस से मराठास ने अपने अंडर लाने का काम तो जो है वो करके रखा भी था।
बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज बेसिकली प्रॉन टू द कंजम्पशन, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन था, उसके वजह से फाइनली 1772 में ही डाइड। एंड इसके मरने के बाद रघुनाथ राव ने वापस से क्लेम किया कि अब माधवराव जा चुके हैं, तो माधवराव इफ ही हैज़ डाइड नाउ देन मेक मी दी पेशवा। बट इनको पेशवा बनाने के लिए अभी भी रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी से आ रहा होगा तो आ रहा था नाना फडणवीस से। अभी हमने देखा था कि नाना फडणवीस और एनी पर्टिकुलर पर्सन हु हैव फडणवीस एज द सरनेम, ही वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट पर्सन एज फार एज पेशवा एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। यानी फडणवीस करते क्या थे, तो दे वर द हेड ऑफ द चालते दफ्तर, जो पेशवास की टेरिटरी होती थी उसको मैनेज करने का ये लोग काम किया करते थे। तो इफ नाना फडणवीस वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ द रघुनाथ राव, अब इनके पर्सनल पॉलिटिक्स थे उसमें इन डिटेल नहीं जाना है, बट माधवराव के जाने के बाद हमको दिखाई देता है कि माधवराव का बेटा दैट इज नारायण राव बिकेम द नेक्स्ट पेशवा। बट नारायण राव के खिलाफ फिर रघुनाथ राव ने इंटरनल पॉलिटिक्स चालू किया, एंड ये इंटरनल पॉलिटिक्स में फाइनली नारायण राव जो है ही बेसिकली डाइड और ही वॉज बेसिकली किल्ड। एंड 1775 में जैसे ही नारायण राव मर गए, तो उसके बाद में नारायण राव की जो बीवी थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, बच्चा नहीं हुआ था बट बीवी प्रेग्नेंट थी, एंड दैट्स रघुनाथ राव थॉट कि अब मेरे को पेशवा बनने का चांस मिला। बट नाना फडणवीस ने अल्टीमेटली जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था उसको बेसिकली डिक्लेयर कर दिया कि ही विल बी द नेक्स्ट पेशवा। एंड जैसे ही उसको नया पेशवा जो बेसिकली डिक्लेयर कर दिया गया, तो नया पेशवा जैसे डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद अल्टीमेटली रघुनाथ राव डिसाइडेड टू टेक हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स। 1775 में रघुनाथ राव फाइनली फिर ब्रिटिश बॉम्बे गवर्नमेंट में जाके मिले, एंड वहाँ से अल्टीमेटली उन्होंने एक ट्रीटी साइन की लोकल लेवल पे, जिसको ट्रीटी ऑफ सूरत बोला जाता है। वाया दिस पर्टिकुलर ट्रीटी ऑफ सूरत इट वॉज डिसाइडेड कि सबसे पहले सूरत वाला जो एरिया है, सूरत के साथ साथ अल्टीमेटली सेल्सेट एंड बेसिन वाले एरिया, ये ब्रिटिशर्स को दिए जाएंगे। इन रिटर्न ब्रिटिश हेल्प करेगा रघुनाथ राव को इन ऑर्डर टू बिकेम द नेक्स्ट पेशवा। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा, इट वॉज बॉम्बे गवर्नमेंट विच वॉज इन्वॉल्व इन दिस इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ मराठास, एंड मराठास का जो डिवाइडेड हाउस था नाउ दैट वाज गोइंग टू कॉस्ट एंटायर मराठा प्रिंसिपैलिटी और मराठा टेरिटरी। ये मैंने आपको पहले ही बता के रखा था बाजीराव के टाइम पे ही कि बाजीराव वाज वेरी गुड मिलिट्री कमांडर, सो ही वाज वेरी गुड, वी कैन से दैट एम्पायर बिल्डर। बट एज फार एज एम्पायर बिल्डिंग का एक सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट इज कंसर्न दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, तो बाजीराव की वजह से ही सारे प्रॉब्लम मराठास में आने चालू हुए थे। बाजीराव ने डिफरेंट मराठा प्रिंसिपैलिटीज क्रिएट करके रखी थी, गायकवाड़, भोसलेज, होलकर, सिंधिया, एंड यही प्रिंसिपैलिटीज ने अब धीरे धीरे क्या किया था, पेशवास के अगेंस्ट जाना चालू किया था। और वही हम लोग को यहाँ पे दिखाई भी देता है कि जैसे ही पेशवास का इंटरनल प्रॉब्लम बाहर आना चालू हुआ, मराठा सरदार भी इसका एडवांटेज लेने के लिए आ गया। अब वो कैसे, उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट सबसे पहले रघुनाथ राव जो है, रघुनाथ राव ने ट्रीटी जैसे ही साइन की, तो ट्रीटी साइन करने के बाद जो डिवाइडेड हाउस ऑफ मराठास था उसमें ब्रिटिशर्स ने फिर एक दूसरे को सपोर्ट करना चालू किया। दिस इज सिमिलर दैट दे हैड डन इन मैसूर ऑल्सो, एंड मैसूर के पहले हमने देखा था यही वाली चीज़ उन्होंने कहाँ पे करके रखी थी, तो मद्रास में, एंड मद्रास के साथ साथ बंगाल में इन्होंने ये चीज़ करके रखी हुई थी। बट नॉनदलेस जैसे ही ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंटायर एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉरफेयर। एंड एंग्लो मराठा वॉरफेयर जैसे ही चालू हुआ, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट फिर हम लोगों को अब कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहले जैसे ही ये ट्रीटी की इंफॉर्मेशन कैलकाटा में पहुंची, बंगाल में पहुंची, बंगाल गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया। अब बंगाल गवर्नमेंट में भी हम देख चुके हैं कि 1773 के ऑनवर्ड रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, एंड रेगुलेटिंग एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी है जो डायरेक्टली वॉरेन हेस्टिंग के अंडर है। तो वॉरेन हेस्टिंग एंड हिज काउंसिल दैट इज कैलकाटा काउंसिल, उन्होंने ये ट्रीटी रिजेक्ट कर दी कि बेसिकली हम लोगों को ऐसी कोई ट्रीटी नहीं चाहिए, एंड वी शॉल नॉट बी इंटरफियरिंग इनटू द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास। मराठास के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए अभी टाइम है। वी कुड हैव इजीली मेड दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट for Mysore, or even we can talk about basically Madras also, or we can even talk about Bengal, but ये मराठास में नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इफ यू रिमेंबर, ये लोग मैसूर के अगेंस्ट भी जाके खड़े थे, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट इन लोगों ने बहुत ही इलेबोरेट लेवल पे पॉलिटिक्स खेलना चालू करके रखा हुआ था। एंड दैट्स 1775 के अराउंड पहले तो वॉरेन हेस्टिंग के खुद के प्रॉब्लम थे, जिसको बाद में हमको डिस्कस भी करना है। उसके साथ साथ मैसूर वाला इक्वेशन भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, एंड उसके साथ साथ वी कैन क्लियरली टॉक अबाउट बेसिकली दिस वन ऑल्सो कि मराठास की जो पावर है वो अभी तक स्ट्रॉन्ग थी। एंड दैट्स फिर कैलकाटा काउंसिल ने ट्रीटी ऑफ सूरत को माना भी नहीं, एंड देयर आफ्टर पेशवास के कोर्ट में अपने मिलिट्री एजेंट भेज के एक सेपरेट ट्रीटी साइन की, दैट इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर।
कर्नल अपटन नाम है, नाम याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो भी चल जाएगा। एंड वाई दिस ट्रीटी ऑफ पुरंदर अल्टीमेटली इट वॉज डिसाइडेड कि रघुनाथ राव का जो कॉज है ब्रिटिशर्स गिव अप करेंगे एंड ब्रिटिशर्स अपने जेब से रघुनाथ राव को पेंशन देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड कि इस पर्टिकुलर ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद मराठाज एंड ब्रिटिशर्स के बीच में जो है पीसफुल रिलेशन रहेंगे। बट बॉम्बे गवर्नमेंट अपनी रट लगा के बैठा हुआ था कि भाई हम लोग ये वाली ट्रीटी नहीं मानेंगे। एंड अल्टीमेटली बॉम्बे गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके अपने मिलिट्री एस्पेक्ट जो है वो भी चालू करके रखे थे। एंड इसी बीच में एक लोकल इंस्टेंस हुआ 1777 में, नाना फडणवीस ने कुछ लोकल पोर्ट थे वेस्टर्न कोस्टल पोर्ट, वो फ्रेंच को दे दिए। नाना फडणवीस ने जैसे ही लोकल कोस्टल पोर्ट फ्रेंच को दे दिए, बॉम्बे गवर्नमेंट ने इसका इशू बना दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कैलकाटा में बैठा हुआ था उसके ऊपर भी प्रेशर डाला एंड फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि मराठास के अगेंस्ट जाएंगे। एंड ये गए भी। एंड जाने के बाद एक लोकल लेवल पे छोटा बहुत वॉरफेयर जो है वो हुआ भी। दैट वॉरफेयर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ये वॉरफेयर हम लोग को दिखाई देता है। तलेगांव के अराउंड हुआ था, खिड़की के अराउंड हुआ था। तो बैटल ऑफ तलेगांव, बैटल ऑफ खिड़की, ये बस कीवर्ड याद रखना है। ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे से नीचे फोर्स भेजी पूना की तरफ एंड देयर आफ्टर पूना से बॉम्बे की तरफ फोर्स भेजी थी पेशवाज ने। एंड इन बिटवीन अल्टीमेटली आपको ये तलेगांव या फिर खिड़की वाले जो एरियाज जो है वो दिखाई देंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी मराठा ने फॉलो की। स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी क्या होती है पहले ही देख चुके हैं। एंड सप्लाई लाइन ब्रिटिशर्स के इलेबोरेटली कट ऑफ की है। एंड फाइनली साल 1.5 साल बाद हम लोग को दिखाई देता है कि ब्रिटिश फोर्सेस ने सरेंडर किया एंड सरेंडर करके एक वडगांव कन्वेंशन या फिर ट्रीटी ऑफ वडगांव ब्रिटिशर्स ने साइन की। एंड ट्रीटी ऑफ वडगांव के अंदर पहले तो अब रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो भी बॉम्बे गवर्नमेंट ने मान लिया। एंड उसके साथ साथ जो भी टेरिटरी पेशवास की कैप्चर हुई थी आफ्टर 1775 ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद, वो सारी टेरिटरी पेशवास को वापस भी देने का प्रॉमिस ब्रिटिश बॉम्बे गवर्नमेंट ने कर दिया। बट ऑब्वियसली जैसे ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट हुआ, बंगाल में बैठा हुआ गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी विद द डेवलपमेंट एंड फाइनली ये बंगाल गवर्नमेंट ने फिर अपनी एक आर्मी भेज दी मराठास के ऊपर। एक पर्टिकुलर विंग ने फाइनली डायरेक्टली वी कैन से दैट पूना के ऊपर अटैक किया एंड दूसरा पर्टिकुलर विंग जो है वो कहाँ पे भेजा गया, देन वो भेजा गया ग्वालियर में। ग्वालियर में क्यों भेजा गया? बिकॉज ग्वालियर वॉज द एक्चुअल बेस ऑफ द सिंधिया फैमिली। तो सिंधिया को डिवाइड करते हैं, अगर ग्वालियर के ऊपर अटैक करेंगे तो सिंधिया पूना में जो बैठे हुए हैं वो ग्वालियर में आ जाएंगे एंड पूना में फिर कोई सिग्निफिकेंट मिलिट्री कमांडर नहीं है एंड पूना के ऊपर हम लोग फिर दूसरे रास्ते से अटैक कर सकते हैं। हुआ भी वही, फाइनली पूना तो गिरा नहीं बट सिंधियाज के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें अल्टीमेटली सिंधिया हारे इन बैटल ऑफ सिप्री। एंड बैटल ऑफ सिप्री में हारने के बाद इट वॉज सिंधिया जिनके मीडिएशन के थ्रू फाइनली नाना फडणवीस को टेबल पे लाया गया एंड आफ्टर एक पीस ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन हुई। दिस पीस ट्रीटी ऑफ सालाबाई इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज वाया दिस पीस ट्रीटी ऑफ सालाबाई, इफ यू रिमेंबर हमने इसके ऊपर बात भी करके रखी थी कि 1780 से लेके 1784 में एंग्लो मैसूर वॉरफेयर भी चल रहे थे। यानी एंग्लो मैसूर वॉरफेयर में मराठा मैसूर अलायंस उभर के बाहर भी आ रहा था। तो वॉरेन हेस्टिंग का एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री था ये ट्रीटी ऑफ सालाबाई। एंड ट्रीटी ऑफ सालाबाई में अल्टीमेटली हमको वही दिखाई देता है कि मराठास को उनकी टेरिटरी जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद ब्रिटिशर्स ने कैप्चर की वो वापस मिलेगी। अगर रघुनाथ राव का कॉज जो ब्रिटिशर्स ने वापस से बोला कि हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वी विल गिव अप दिस स्पेसिफिक कॉज एंड आफ्टर फिर मराठा जो है दे विल नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन नेशन। ये तो हमेशा से ही सिग्निफिकेंट था। मैसूर के बाद हम लोग इसके ऊपर इलेबोरेटली बातें कर चुके हैं मैसूर के टाइम पे। एंड आफ्टर इवन पीस जो है 20 ईयर्स के लिए दोनों पार्टीज ने साइन कर लिया। फॉर 20 ईयर्स देयर विल बी पीस बिटवीन मराठास एंड ब्रिटिश एम्पायर। 20 ईयर्स के बाद देखा जाएगा कि पीस कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं रखना है। तो पीस ट्रीटी ऑफ सालाबाई इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज वाया दिस पीस ट्रीटी ऑफ सालाबाई वॉरेन हेस्टिंग प्रिवेंटेड डेवलपमेंट ऑफ मराठा मैसूर अलायंस। Via this particular alliance, Warren Hastings secured help of Maratha against Mysore, and via this particular treaty, हम लोग को ये भी नजर आता है कि एक 20 years peace मिला with Marathas for the Britishers, which was quite significant because यही 20 year में फिर जितने भी बचे कुचे मराठा मिलिट्री कमांडर है जो बैटल ऑफ पानीपत के बाद में बचे हुए थे वो भी मरने वाले हैं because of the old age, and thereafter Britishers will get another opportunity after 20 years, और वो opportunity significant भी थी बिकॉज वही वॉरफेयर में फाइनली मराठा जो है उनका पॉलिटिकल प्रेस्टीज बाय एंड लार्ज इंडिया में खत्म हुआ। दैट इज सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1802 से 1806 तक। बट इन एनी केस आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकेंगे। फर्स्ट बैटल तक की चीज़ हम लोगों को करनी है, इसको थोड़ा सा कल और आगे बढ़ाएंगे। दैट इज बेसिकली सेकेंड बैटल एंड थर्ड बैटल एंड आफ्टर एनालिसिस कि एग्जैक्टली मराठा जो हारे वो क्यों हारे।
बट दैट इज समथिंग फॉर टुमारो। बट आगे जाने से पहले, नाउ दिस इज समथिंग न्यू गाइस, ओके। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज दैट कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि जो अपना बैचेस का जो ड्यूरेशन है अभी के लिए 1.5 साल का है, अब बेसिकली एक्सेस अब वो 1.5 साल का थोड़ा सा ज़्यादा भी करो। एंड फॉर दैट पर्पज नाउ वी हैव कम आउट विद द 3 डिफरेंट वी कैन से कैटेगराइजेशन। ये कोर्स तो बाय एंड लार्ज सेम ही रहेगा। ये कोर्स में हम लोगों ने पहले भी देख के रखा था कि इसमें हम लोगों को लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज दोनों का एक्सेस है। एंड अब ये दोनों का एक्सेल जो है बेसिकली यू विल बी गेटिंग एज पर द पैकेज। अगर सिल्वर है तो फिर यू विल बी गेटिंग इट फॉर द 18 मंथ, दैट इज 1.5 साल जो अभी भी नॉर्मली चल रहा है। अगर बेसिकली इफ यू आर गोइंग फॉर द हायर पैकेज देन कंसिक्वेंटली द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सेसिबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो 1.5 साल की जगह अल्टीमेटली 30 मंथ एंड आफ्टर 42 मंथ्स के लिए यू कैन हैव द एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर कोर्स। बट ये सिर्फ ड्यूरेशन से एसोसिएटेड चीज़ है, ओके। तो ड्यूरेशन से एसोसिएटेड चीज़ें हैं इन द सेंस व्हाट, कोर्स रिमेन द सेम। तो 140 to 160 लेक्चर होंगे, 12 टेस्ट सीरीज का एक पैकेज भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, क्रक्स मटेरियल, पीपीटी, हैंड रिटन नोट्स भी आपको इसमें मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे, पीवाईक्यू के मॉडल आंसर भी आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इन दिस कोर्स। एंड अगर आपको डेली आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है तो वो भी सपोर्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू यू। तो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू। अगर आप 1.5 साल का ही एक्सेस चाहते हो ये कोर्स के लिए तो एट 15,999 एंड आई एम गोइंग टू लॉन्च विद अ न्यू बैच एंड दिस पर्टिकुलर बैच इज गेटिंग लॉन्च ऑन 28 अक्टूबर वाया एंशिएंट। तो एंशिएंट से बैच लॉन्च करेंगे। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अब बेसिकली 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज़ ऑलरेडी गेटिंग टू लेट। तो डोंट मेक मच मोर डिले। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द फाइनल अपॉर्चुनिटी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप ज्वाइन कर लो, बिकॉज ये बैच में आई विल कवरिंग अप एवरीथिंग बाई द टाइम पीरियड ऑफ द फेब्रुआरी एट द मोस्ट मार्च के मिड तक। तो आई विल ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग, बट इससे ज़्यादा अगर डिले करोगे देन दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर बोथ ऑफ अस, मेरे लिए भी आपके लिए भी, बिकॉज फिर 2024 के प्रिपरेशन स्पेसिफिकली ऑप्शनल के थे तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। तो इफ़ यू आर aspiring for 2024, if you are having history optional as your background, if you have chosen history optional, then obviously this is a right time, or I will say high time for you to join this particular course. So I hope to see you in the course, guys. We'll be launching from 28th of October 1 PM. Okay, so that will be it from my side. Again, जाने से पहले you will be getting access to this entire PPT as well as क्रक्स मटेरियल जो अब मैं बाय एंड लार्ज डेली बेसिस पे एक चैप्टर भेज ही रहा हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस। सो एंड अगर आपको कोई डाउट रहेंगे तो यू कैन आस्क इट टू मी पर्सनली ऑन द इंस्टाग्राम चैनल। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आज के लिए फिर रोक लेते हैं, विल टेक इट फॉरवर्ड टुमारो एंड कल जो है इसको थोड़ा सा फिर आगे बढ़ाएंगे। कल मराठास खत्म करेंगे एंड देयर आफ्टर विल मूव टू द पंजाब वाला एरिया भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है एंड पंजाब का कॉन्क्वेस्ट फिर ब्रिटिशर्स ने कैसे किया उसके ऊपर जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। वापस मिलते हैं कल, आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज मराठास, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास को फिर खत्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।